गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपको पढ़ा रहे थे टिश्यूज यानी कि ऊतक। ऊतक में हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था मृदूतक, और हमने 3 प्रकार के ऊतक बताए थे आपको, मृदूतक, स्थूलकोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। तो आज आपका जो दूसरी हेडिंग है वो है आपकी स्थूलकोण ऊतक या कालीन काइमा। तो ये सभी लोग इस हेडिंग को नोट कर लें, स्थूलकोण ऊतक या कालीन काइमा लिखेंगे। यानी कि यह है क्या, जैसे पौधे के प्रत्येक भाग जो सबसे बाहरी परत होती है जो हम लोग देखते हैं वह किसकी बनी होती है? एपिडर्मिस की। जैसे हम लोगों की भी है बाहरी परत जो स्किन दिखाई दे रही है उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, और जो अंदर की होती है उसे हम एंडोडर्मिस कहते हैं, और जो बीच की भाग होती है उसे हम मीजोडर्मिस कहते हैं। 3 प्रकार की लेयर होती है। जैसे हम जो बाहरी, जैसे मान लीजिए प्लेट मान लें, तो जैसे बाहरी स्किन का भाग ये दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल। इसे हम क्या कहेंगे? इंटरनल। और इसे हम क्या कहेंगे? मीडियम। इसी प्रकार से हिंदी में इसे हम बाह्य, अंतः, मध्य भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें हम कह सकते हैं इसे एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और मीजोडर्मिस। ठीक है, तो लिखिए इसमें पौधे के प्रत्येक भाग में, पौधे के प्रत्येक भाग में सबसे बाह्य परत, पौधे के प्रत्येक भाग में सबसे बाह्य परत एपिडर्मिस कहलाती है। एपिडर्मिस कहलाती है। इसके ठीक नीचे स्थूलकोण ऊतक होता है। अब देखिए जैसे ये क्या है, आपकी एपिडर्मिस है, इसके ठीक नीचे इधर पे क्या है? स्थूलकोण ऊतक। तो आपने क्या लिखा? इसके ठीक नीचे स्थूलकोण ऊतक होता है। यह जीवित कोशिकाओं से बना होता है। यह जीवित कोशिकाओं से बना होता है। इस ऊतक की कोशिका भित्ति लंबी, इस ऊतक की कोशिका भित्ति लंबी और अनियमित ढंग से, यानी कि नियमित नहीं कि कहीं पर क्या मोटा होना है, अनियमित यानी कि कहीं पर मोटी हो जाए, और अनियमित ढंग से किनारों पर मोटी होती है, और अनियमित ढंग से किनारों पर मोटी होती है। कोशिकाओं की आकृति गोल, अंडाकार अथवा बहुपृष्ठीय होती है। गोल, अंडाकार अथवा बहुपृष्ठीय होती है। कभी कभी इसमें हरित लवक भी पाए जाते हैं। कभी कभी इसमें हरित लवक भी पाए जाते हैं। यह द्विबीजपत्री पौधों के तने, यह द्विबीजपत्री पौधों के तने की अधस्थ त्वचा में पाया जाता है। अधस्थ, इस प्रकार से लिखेंगे, अधस्थ त्वचा, अधस्थ त्वचा में पाया जाता है। लेकिन सभी पौधों की जड़ों में नहीं पाया जाता, लेकिन देखिए कुछ ही पौधों की जड़ों में पाया जा रहा है, सभी पौधों की जड़ों में नहीं पाया जा रहा है। इसका डायग्राम बना लेंगे, इंपॉर्टेंस भी है।
ये बना लीजिए। इसे कहते हैं कोशिका की भित्ति। कोशिका की भित्ति इस प्रकार का ये भी आपको भरना है। केंद्रक, राजधानी और कोशिका भित्ति। ये अनुप्रस्थ काट है किसकी? स्टूल कोर की अनुप्रस्थ काट। इस तरीके का डायग्राम बना लें। इस प्रकार से किसी का और डायग्राम है जो कि आपकी अनुदैर्घ्य काट है। इसे आपको भी कॉर्नर से जो निकाले हैं इसके अंदर आपको पूरा ब्लैक भरना है, ठीक है। हाँ, इसे कहेंगे हम अंतः भित्ति, इसे कहेंगे प्राथमिक कोशिका भित्ति, इसे कहेंगे हम हरित कवक, इसे कहेंगे हम केंद्रक, इसे कहेंगे हम राजधानी, इसे कहेंगे कोशिका द्रव्य, और इसे कहेंगे अंतःकोशीय स्थान। अंतःकोशीय स्थान
इसे बना लीजिए। अंतर कोशिक स्थान, कोशिका ये जो आप देख रहे हैं ये है अंतः की, ये जो कोर आप देख रहे हैं जो पहली है प्राथमिक कोशिका वृत्ति, इस प्रकार से आप ये देख रहे हैं इसे हम कहते हैं हरित लवक, तथा ये केंद्रक है इसका स्थान है, केंद्रक है। ये जो खाली स्थान आप देख रहे हैं राजधानी है, और जो इसमें इस तरीके से भरा हुआ है द्रव उसे हम कहते हैं कोशिका द्रव, तथा इसमें बीच का स्थान है उसे हम कहते हैं अंतःकोशिकीय स्थान। तो ये थी अनुप्रस्थ काट और ये है अनुदैर्घ्य काट, अनुदैर्घ्य काट। नोट कर लेंगे दोनों को और इस डायग्राम को बना लेंगे। बन गया? चलिए हेडिंग डाल लीजिए, स्थूल कोण ऊतक के कार्य। हेडिंग डालें, स्थूल कोण ऊतक के कार्य। स्थूल कोण ऊतक के कार्य। पहला पॉइंट लिखेंगे, यह कोमल भागों को यांत्रिक शक्ति तथा लचीलापन प्रदान करता है। यह कोमल भागों को यांत्रिक शक्ति तथा लचीलापन प्रदान करता है। तो आपने देखा कि पौधों में लचीलापन होता है, आप उसकी डाली को अगर अपने तरफ मोड़े तो वो मुड़ जाती है, मुड़ती कि नहीं मुड़ती है? तो यह क्या करता है, यह कोमल भागों को यांत्रिक शक्ति और शक्ति भी देता है, कितनी जल्दी टूटती भी नहीं है ना। तो यांत्रिक शक्ति तथा लचीलापन देता है। नंबर 2, यदि हरित लवक होते हैं, देखिए अगर उसमें हरित लवक हैं तो क्या करेगा, वो भोजन बनाएगा, और नहीं है तो भोजन नहीं बनाएगा। तो लिखेंगे यदि इसमें हरित लवक होते हैं तो, यदि इसमें हरित लवक होते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके, खाद्य पदार्थ बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके खाद्य पदार्थ बनाते हैं। नंबर 3, सेल्यूलोज तथा पेक्टिन की उपस्थिति के कारण, देखिए सेल्यूलोज किसमें पाया जाता है, पादप में। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि सेल्यूलोज किसमें पाया जाता है, जीवों में, जंतुओं में, मानव में या पक्षियों में। तो किसी को पता नहीं तो उल्टा सीधा जवाब देगा, लेकिन सेल्यूलोज हमेशा पादपों में ही पाया जाता है। तो सेल्यूलोज तथा पेक्टिन की उपस्थिति के कारण ये कोशिकाएं जल संचय करती हैं। सेल्यूलोज तथा पेक्टिन की उपस्थिति के कारण ये कोशिकाएं जल संचय करती हैं। तो ये आपके क्या थे, स्थूल कोण ऊतक कंप्लीट हो गए। ठीक है, इसके बाद हेडिंग आपकी है जिसका नाम है, लास्ट है, सभी को पता होगा क्या है, दृढ़ ऊतक। क्या है, दृढ़ ऊतक। लिख लीजिए, दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक या इसके काइमा। ठीक है, दृढ़ ऊतक कोण या स्केलेरेन काइमा। लिखिए, इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, पतली एवं लिग्निन युक्त होती हैं। अब देखिए, दृढ़ ऊतक का मतलब ही दृढ़ है ना। तो होती हैं, इन कोशिकाओं को दृढ़ बनाने के लिए,
बनाने के लिए यह पदार्थ सीमेंट का कार्य करता है। यह पदार्थ सीमेंट का कार्य करता है। ये कोशिकाएं सिरों पर नुकीली होती हैं। ये कोशिकाएं सिरों पर नुकीली होती हैं। इनकी लंबाई 1 mm से 550 mm तक हो सकती है। इसकी लंबाई 1 mm से 550 mm तक हो सकती है। यह ऊतक तने में संवहन बंडल के समीप तथा पत्तों की सिराओं में एवं बीजों और फलों के कठोर छलकों में उपस्थित होती है। अब इसकी हेडिंग डाल लीजिए, दृढ़ ऊतक के कार्य। फिर डायग्राम बनवा रहे हैं। हेडिंग डाल लें, दृढ़ ऊतक के कार्य बनवा रहे। दृढ़ ऊतक के कार्य। दृढ़ ऊतक के कार्य लिखेंगे वे। इस ऊतक का मुख्य कार्य पौधों के विभिन्न भागों जिनमें यह ऊतक पाया जाता है उसे कहते हैं। यह पादपों को दृढ़ शक्ति प्रदान करता है। यह पादपों को दृढ़ शक्ति प्रदान करता है। तो देखेंगे दृढ़ ऊतक की जो संरचना है वो इस प्रकार से है। लंबी नुकीली हमने आपको बताई। देखिए ये संरचना बना लीजिए। इसे कहते हैं संकीर्ण ल्यूमेन और इसे लिमिट मोटी वित्ती। जो इसकी संरचना है ये कौन सी है आपकी? अनुदैर्घ्य रेखा। और इसकी जो दूसरी संरचना होती है वो इस प्रकार से होती है। बस इसमें कोई डिफरेंस नहीं है जो आपने संरचना देखी ये, यानी कि जो इसकी अनुप्रस्थ काट है वो इस प्रकार से है और तथा इसकी जो संरचना है वो इस प्रकार से। तो ये दोनों आपका स्थूल कोण ऊतक कंप्लीट हो गया। ठीक है, कल हम आपको अगली हेडिंग पढ़ाएंगे।